हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूजा चिंपा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर से। ऑनलाइन क्लासेस में हम एलएलबी थर्ड ईयर के पेपर आर्बिट्रेशन में लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 10 से लेके 15 तक हम करेंगे। मध्यस्थम अधिकरण की संरचना, इसमें सेक्शन 10 में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, सेक्शन 10 है कि मध्यस्थों की संख्या कितनी होगी। कोई भी मध्यस्थम अधिकरण है उसमें संख्या कितनी होगी, तो यह पक्षकार डिसाइड करेंगे। पक्षकार पूरी तरह से स्वतंत्र है इसके संबंध में करार करने के लिए कि मध्यस्थों की संख्या कितनी होगी, लेकिन सम संख्या नहीं होगी। और अगर पक्षकार सहमत नहीं हो पाते हैं कि पक्षकार की मध्यस्थ कितने होंगे, तो एकमात्र मध्यस्थ से मध्यस्थम अधिकरण गठित होगा। तो कई बार क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या एक मध्यस्थ से भी मध्यस्थम अधिकरण बन सकता है, तो इसका आंसर यस होगा। अब नेक्स्ट हम सेक्शन 11 आज हम देखते हैं। सेक्शन 11 है मध्यस्थों की नियुक्ति, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। इनकी नियुक्ति कैसे होगी, कौन इनको नियुक्त करेगा और किस तरह से करेगा, ये हम आज इसमें पढ़ेंगे। तो सेक्शन 11 में कई सबसेक्शंस हैं, टोटल 12 सबसेक्शन है। तो हम सबसेक्शन वाइज में आपको ये सेक्शन करवाती हूँ, और काफ़ी बड़ी सेक्शन है ये, लेकिन बहुत इजी सेक्शन है। हालांकि इसका जो ये बेयर एक्ट में आपके जो लैंग्वेज दे रखी है बहुत काफ़ी टफ है, लेकिन मैं आपको बहुत इजी वे में आज ये सेक्शन करवा रही हूँ। सेक्शन 11(1), अगर क्वेश्चन आता है कि मध्यस्थ किस राष्ट्रता का होगा, तो इसका आंसर हमें 11(1) में मिलेगा कि किसी भी राष्ट्रता का व्यक्ति मध्यस्थ हो सकेगा, सिवाय कोई करार किया हो। यानी अगर कोई करार किया हुआ है कि इस राष्ट्रता का होगा तो उस राष्ट्रता का होगा, अन्यथा किसी भी राष्ट्रता का व्यक्ति मध्यस्थ हो सकेगा। राइट। नेक्स्ट है 11(2). इसमें यह है कि प्रक्रिया क्या होगी नियुक्ति की, मध्यस्थों की नियुक्ति किस तरह से करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि दो हम वर्ग बांट सकते हैं, दो तरह से हम मध्यस्थों की नियुक्ति को पढ़ेंगे। कि एक तो पक्षकार करेंगे, पक्षकारों द्वारा नियुक्ति, तो ये हम पढ़ेंगे 11(2) और 11(3) में। ठीक है, पक्षकार द्वारा नियुक्ति 11(2) और 11(3), और मुख्य न्यायाधीश द्वारा तो वो हम पढ़ेंगे 11(4), 5 और 6 में। ठीक है, 11(5), 11(4), 11(5) और 11(6). तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि पक्षकार द्वारा नियुक्ति कैसे होगी। तो पक्षकार द्वारा नियुक्ति में भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो पक्षकार द्वारा नियुक्ति करार द्वारा होगी, वो 11(2) में है, और पक्षकार द्वारा नियुक्ति बिना करार द्वारा, यानी कोई करार नहीं करते हुए, वह होगी हमारे 11(3) में। तो 11(2) में हम देखते हैं कि पक्षकार की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। तो उसके लिए पक्षकार कोई भी करार करके उसकी नियुक्ति के लिए स्वतंत्र होंगे, वह किसी भी तरह से नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो ये है 11(2). अब 11(3) हम देखते हैं कि पक्षकार ही मध्यस्थों की नियुक्ति करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, लेकिन बिना करार के। बिना करार के कैसे, तो हम देखते हैं 11(3) कहता है कि अगर 11(2) में पक्षकार करार करने में असफल रहते हैं, करार नहीं करते हैं, तो कैसे होगा। तो अगर 3 मध्यस्थ हैं, उस 3 मध्यस्थों की नियुक्ति करनी है, तो पहले तो क्या होगा कि हर एक पक्षकार एक एक मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा। जैसे दो पार्टीज हैं, तो पार्टी ए और पार्टी बी दोनों अपने अपने मध्यस्थ नियुक्त करेगा। जैसे पार्टी ए ने एक्स को मध्यस्थ नियुक्त किया, पार्टी बी ने वाई को मध्यस्थ नियुक्त किया,
अब दोनों मध्यस्थ जो एक्स और वाई है, दोनों मिलकर थर्ड मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे। माना एक्स और वाई दोनों मध्यस्थ ने जेड की नियुक्ति की, तो वह जेड जो थर्ड पक्षकार है, वह पीठासीन मध्यस्थ यानी कि इन जो अधिकरण जो मध्यस्थ अधिकरण तीन मध्यस्थों का बना है, उसका पीठासीन मध्यस्थ के रूप में वह कार्य करेगा। ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट में पहुंचते हैं, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्ति। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा पक्षकार द्वारा 11(2) और 11(3). अब हम 11(4), 5 और 6 कर रहे हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करेंगे, न कि पक्षकार करेंगे। तो हम सबसे पहले 11(4) देखते हैं। 11(4) में है कि अगर 11(3) की प्रक्रिया लागू नहीं हो पा रही है, यानी कि पक्षकार द्वारा भी नियुक्त नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा? तो वह प्रक्रिया कब लागू नहीं होती है? जब कंडीशंस ऐसी होती है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपॉइंटमेंट करने के लिए कह देता है कि आप अपना मध्यस्थ नियुक्त कर दीजिए, और वह 30 दिन बीतने के बाद में भी मध्यस्थ नियुक्त नहीं कर पाता है, या दो मध्यस्थ होते हैं, वह 30 दिन बीतने के बाद में भी थर्ड मध्यस्थ को नियुक्त नहीं कर पाते हैं, तो फिर मुख्य न्यायाधीश मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके द्वारा कोई जो किसी व्यक्ति या संस्था को अपनी तरफ से अपॉइंट कर देता है, या तो उसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो हम आगे से इस चीज को सिर्फ मुख्य न्यायाधीश ही कोट करेंगे, अथवा उसके द्वारा नामो निर्दिष्ट व्यक्ति या संस्था, ये उसमें ही इन्वॉल्व मानते हुए हर बार। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 11(5) क्या कह रहा है। सेक्शन 11(4) में तो हमने देखा कि जब 3 मध्यस्थों की नियुक्ति होनी है, उस कंडीशन में वह 11(4) लागू होगी, और 11(5) तब लागू होगी जब एक ही मध्यस्थ की नियुक्ति की जानी है। तो एक ही मध्यस्थ की नियुक्ति में एक पक्षकार अनुरोध करता है और दूसरा पक्षकार नियुक्त करने में दोनों असहमत रहते हैं, और 30 दिन बीत जाते हैं, तब मुख्य न्यायाधीश मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा। अब हम देखते हैं 11(6), जहां की पक्षकार नियुक्ति प्रक्रिया के अधीन अगर किसी काम को कोई ऐसा 11(6) है, अपेक्षा से संबंधित सेक्शन दी गई है कि यदि कोई पक्षकार ऐसा कोई कार्य करने में असमर्थ रहता है, जो कि पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित था, वह काम नहीं कर पाता है, या फिर दोनों मध्यस्थ कोई ऐसा करार पर पहुंचने में असफल रहते हैं जो कि उस प्रक्रिया के अधीन अपेक्षित थी। यानी ये है कि ए में हमने देखा कोई पक्षकार कार्य करने में असफल रहता है, बी में हम देखते हैं कि कोई मध्यस्थ काम करने में असफल रहता है, और सी है कि कोई व्यक्ति या संस्था को कोई काम सौंपा गया उस किसी प्रक्रिया के तहत, वह काम करने में असफल रहता है, तो मुख्य न्यायाधीश आवश्यक उपाय कर सकेंगे। यानी 11(6) अपनी ये सेक्शन है कि कोई भी किसी भी तरह से काम करने में असफल रहता है, अपेक्षित काम करने में असफल रहता है, तो मुख्य न्यायाधीश आवश्यक उपाय कर सकेगा। हम सेक्शन 11(7) देखते हैं। 11(7) कहता है कि जो 11(4), 5 और 6 में मुख्य न्यायाधीश ने जो भी डिसीजन लिया है, वह अंतिम होगा, इसका कोई रिव्यू नहीं होगा। पक्षकारों की नियुक्ति के संबंध में अथवा अन्य आवश्यक उपाय करने के संबंध में जो भी डिसीजन लिए गए हैं। सेक्शन 11(8) कहता है हमें कि कोई भी योग्यता, मध्यस्थों की योग्यता है,
या उनकी निष्पक्षता है, उसके संबंध में भी मुख्य न्यायाधीश पूरी तरह से ध्यान देंगे कि क्या वह पर्याप्त रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब फ्रेंड्स, सेक्शन 11(9) करते हैं। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सब सेक्शन। इसमें हम देखते हैं कि अगर पक्षकार अलग अलग राष्ट्र के होते हैं, अलग अलग देश के हैं, तब हम क्या करेंगे। अगर दोनों पक्षकार अलग अलग राष्ट्र के हैं, तो अगर एक पक्षकार नियुक्त करना है तब, या फिर 3 पक्षकार है तो थर्ड पक्षकार नियुक्त करना है, सॉरी, थर्ड थर्ड मध्यस्थ। एक मध्यस्थ में एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाना है, और 3 मध्यस्थों में अगर थर्ड नंबर मध्यस्थ नियुक्त किया जाना है, तो वह मध्यस्थ कभी भी उन दोनों पक्षकारों की राष्ट्रीयता का नहीं होगा, वह उन दोनों पक्षकारों के भिन्न राष्ट्र का होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश इस संबंध में कई योजनाएं बना सकता है। अब हम 11 सबसेक्शन 12 देखते हैं। हम बारी बारी इस वर्ड को यूज कर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश, है ना। तो मुख्य न्यायाधीश का क्या मतलब होगा। अगर मध्यस्थम अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा, तो मुख्य न्यायाधीश का मतलब होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कोई अन्य मध्यस्थ है, यानी कि राष्ट्रीय मध्यस्थ है, तो वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में माना जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 12 और 13 करेंगे, जिसमें हम करेंगे चुनौती के क्या आधार हैं। मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देते हैं तब उसके क्या आधार हैं, और उसकी क्या प्रक्रिया होगी चुनौती दिए जाने की। थैंक यू सो मच।